बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हर शहरी को मुबारक, जिन्होंने भी वोट डाले हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सरकार बनने जा रही है 8 अक्टूबर शाम को। तमाम नंबर्स, फिगर्स और जो एमएलए जिस एरिया से बनने जा रहा है, तस्वीर साफ हो चुकी होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको रुझानात के हवाले से आंकड़े आखिरकार किस तरफ है, नंबर्स क्या क्या है, एग्जिट पोल क्या है, सर्वेज क्या है, मुख्तलिफ पॉलिस्टर्स ने क्या कुछ कहा है, आप अपना दिल थाम के बैठे। 90 सीट्स जम्मू कश्मीर की असेंबली, और आपको बता दें कि 5 सीट्स नॉमिनेशन के हवाले से होंगी, जिनका इख्तियार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को है। आपको बता दें फिलहाल हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। सबसे पहले जम्मू की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, जम्मू की सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू में। और कश्मीर के लिए बड़ी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात के तौर पर साबित होने जा रही है कश्मीर से। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के मारूफ और मुमताज सहाफी गुलजार जरगर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। गुलजार साहब, सबसे पहले बता दीजिए कि आप भी देख रहे हैं कि जम्मू से सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बेशक, लेकिन वहां पर कांग्रेस भी टफ टाइम देने जा रही है बीजेपी को। और अगर हम कहेंगे कि वहां पर जो रीजनल पार्टीज है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी अपना शेयर लेगी वहां पर। शेयर लेगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है जम्मू में। बिल्कुल, बीजेपी वहां पर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू के रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ साथ कांग्रेस भी अपना सीट्स हम कितनी दे रहे हैं बीजेपी को, वो हम आने वाला वक्त है हमारा इस प्रोग्राम में, आगे आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। गुलजार साहब, कश्मीर की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस साबित हो रही है। बिल्कुल साबित होगी। और यहाँ पर अगर हम शुरू करेंगे पूरी साउथ कश्मीर से लेकर पूरे नॉर्थ कश्मीर तक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 47 तकरीबन 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यहाँ पर बड़ी पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर आएगी। सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपको बता दें, चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको सबसे पहले पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। सबसे पहले पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। गुलजार साहब, पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कुल मिलाकर दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टोटल वोट्स पड़े हैं वो हैं 51,497। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी गुलजार साहब बात करें तो 51,000 जो वोट्स पड़े हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेल वोट्स हैं 27,148 और फीमेल 24,349। गुलजार साहब, फाइट सीधे तौर पर अल्ताफ कुल्लू और मोहम्मद रफी मीर जो अपनी पार्टी के, अल्ताफ कुल्लू का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और जो मोहम्मद रफी मीर साहब है उनका ताल्लुक अपनी पार्टी के साथ है। गुलजार साहब, किसको दे रहे हैं आप? ये सीधे तौर अल्ताफ कुल्लू को जाएगी, क्योंकि अल्ताफ कुल्लू और अच्छी खासी लीड के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो उस वक्त के मनाजिर जो देखने को मिले हैं, जब जाएगी नहीं, जा सकती है चलिए मेरे एडिटर, हमने भी इस पे मोहर लगा दी है कि पहलगाम की सीट जो है पॉलिस्टर्स के मुताबिक और मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू। तो हमारे एडिटर आपको ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं, हमारे एडिटर आपको दिखा रहे हैं कि ये सीट जो है पहलगाम की, ये जा रही है अल्ताफ कुल्लू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं पहलगाम से। अनंतनाग मेन की तरफ रुख करते हैं। अनंतनाग मेन की तरफ गुलजार साहब, ये बड़ी हॉट सीट है। इसमें महबूब बेग, पीरजादा सईद, पीरजादा मंसूर और हिलाल शाह, 4 बड़े चेहरे हैं इसमें गुलजार साहब। ये सीट कहीं ना कहीं जो है गुलजार साहब, अगर हम इस सीट की बात करें अनंतनाग मेन, मुझे लग रहा है कि यहां पे 4 वे कॉन्टेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि हिलाल शाह बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, आपके पीरजादा मंसूर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, महबूब बेग साहब बड़े स्ट्रॉन्ग है और पीरजादा सईद कांग्रेस के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो किसे दे रहे हैं आप गुलजार साहब? पीडीपी को जाएगी ये सीट, अनंतनाग की सीट महबूब बेग को। चलिए, हमारे जो गुलजार साहब है, ये सीट जा सकती है महबूब बेग को, जिनका ताल्लुक पीडीपी से है। और कहीं ना कहीं मैं भी इस सीट को महबूब बेग की तरफ स्लाइटली जो एज है वो महबूब बेग को जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे वाली सीट जो है अनंतनाग ईस्ट,
अनंतनाग ईस्ट, ये रहमान वीरे साहब और वर्सेस रहमान वीरे साहब को बिजबिहारा छोड़ना पड़ा और इनको जाना पड़ा अनंतनाग ईस्ट, जहां पर रहमान वीरे साहब का मुकाबला रियाज खान के साथ है। और गुलजार साहब, मुझे लग रहा है ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी रियाज खान साहब को। वो कतई तौर नहीं, क्योंकि ये सीट भी रहमान वीरी के हक में जाएगी और ये पीडीपी को जाएगी। आप सोच रहे हैं कि पीडीपी को जाएगी? बिल्कुल जाएगी पीडीपी। बहरहाल ये सीट हम कहीं ना कहीं रियाज खान, मेरा मानना है, मेरी जो बात हुई मुख्तलिफ पॉलिस्टर्स से या जो सर्वे करने वाले लोग हैं या मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, उनके मुताबिक वहां पे एज जो है रियाज खान को जा सकता है। अनंतनाग ईस्ट की बात करें, रियाज खान साहब को एज है। अनंतनाग वेस्ट, मजीद लारमी वर्सेस गफार सोफी। गुलजार साहब, मजीद लारमी वर्सेस गफार सोफी, और मेरा मानना है कि मजीद लारमी को थोड़ा सा एज है। बिल्कुल, मजीद लारमी को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर एज है, और सोफी यहाँ पर अगर कांटे का मुकाबला है भी, लेकिन वहां पर लारमी को, मजीद लारमी को एज है। बिल्कुल एज है। चलिए आगे चलते हैं। कुकरनाग, कुकरनाग सीट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। हारून, ये एसटी सीट है। एसटी सीट है। बिल्कुल बिल्कुल गुलजार साहब, आपका कहना सही है, ये एसटी सीट है। ये हारून चौधरी वर्सेस जफर चौधरी जो अलायंस का कैंडिडेट है। तो मैं गुलजार साहब यहाँ पे 50-50 सिचुएशन देख रहा हूं अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो जफर चौधरी को भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग मानते हैं और हारून चौधरी को भी। तो आप क्या मान रहे हैं? मैं यहाँ पर जो अलायंस का कैंडिडेट है जफर चौधरी, चलिए जफर चौधरी को गुलजार साहब ये सीट कहीं ना कहीं एज दे रहे हैं और इनको ये सीट जा सकती है। डूरू में मेरे ख्याल में गुलजार साहब अनडिस्प्यूटेड है गुलाम अहमद मीर। कांग्रेस वन साइडेड है वहां पर, वन साइडेड है बिल्कुल डूरू और मुझे भी लग रहा है कि वन साइडेड मुकाबला, और ये सीट जो है गुलाम अहमद मीर को जा सकती है। बिल्कुल वो उसके हक में जा रही है, उसके हक में जा रही है। और उनके मध्य मुकाबले थे मोहम्मद अशरफ साहब जो पीडीपी के कैंडिडेट है, लेकिन वो पीछे शायद जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत पीछे जाएगा वो, बिल्कुल। तो डूरू की सीट है गुलाम अहमद मीर साहब को। तो इसी तरह से अगर हम बिजबिहारा की बात करें, बिजबिहारा बड़ी क्योंकि चर्चों में रहने वाली सीट है। इल्तिजा मुफ्ती वर्सेस बशीर वीरे साहब, डॉक्टर बशीर वीरे साहब। कई एक लोग इसे 50-50 मानते हैं, लेकिन गुलजार साहब मैं समझता हूं ये सीट जो है इल्तिजा मुफ्ती ले जा सकती है। जाहिरी सूरत में वो इल्तिजा मुफ्ती के हक में जानी चाहिए थी, मैं यही कहूँगा। लेकिन जो उसने प्रचार भी किया, जो उसने कैंपेनिंग भी की है अपने हक अपने लिए, लेकिन 50-50 आपका कहना सही है, क्योंकि ये बशीर वीरी के हक में भी जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं अपने इस रिसर्च और जो हमारे सोर्सेज हैं या जो हमने सर्वे किया उसके मुताबिक मैं ये सीट इल्तिजा मुफ्ती को दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुलजार साहब मानते हैं कि ये बशीर वीरे साहब भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे। ये हो गया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और अब आगे चलते हैं हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ। गुलजार साहब, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सैयार रेशी वर्सेस तारिगामी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट। सैयार रेशी जमात इस्लामी के कैंडिडेट है, बड़ी भीड़ उनने जमा की है उन दिनों जब कैंपेनिंग चल रही थी। मैं मानता हूं ये सीट कहीं ना कहीं तारिगामी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये एक रिवायत रही है जम्मू कश्मीर में, जब भी तारिगामी साहब के मध्य मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट आया है, लेकिन ये सीट हमेशा से ही तारिगामी साहब की रही है। और यहाँ पर भी आज भी, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जहन में एक बात है, यहाँ पर जो संजीदा लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके जहन में एक बात है कि यहाँ पर एक सिंगल अल्टरनेटिव है जो उनके मुस्तकबिल को बचा सकती है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस। और इस तरह तारगामी साहब अलायंस का एक हिस्सा है, और यहाँ पर तारगामी साहब को बहुत ज्यादा एज है, और वो अपर हैंड तारगामी साहब का है। तो आप मानते हैं कि ये सीट आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि तारिगामी साहब को जा सकती है? बिल्कुल जाएगी तारिगामी साहब को ही, उसी की तरफ रुझान भी है, पब्लिक रुझान भी है। अच्छा, पब्लिक रुझान, बिल्कुल। हाँ ठीक है। डीएच पोरा, दमाल हांजी पोरा, मेरे ख्याल में सकीना यत्तू मजीद पडर के दरमियान लड़ाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट हो सकती है, सकीना यत्तू को जा सकती है। बिल्कुल, ये एनसी की सीट है और एनसी की तरफ ही जा रही है। और क्योंकि वहां पर जैसे कि मैंने कहा है कि मुस्तकबिल 5 साल जो मुस्तकबिल है, इस मुस्तकबिल के बचाव के लिए जो मुश्किलात दरपेश आवाम को थे, और मुश्किलातों का अजाला करने के लिए उनके पास एक ही आज जो संजीदा लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो सोचते हैं, उनके पास सिंगल जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ा हुआ है। इस वजह से ये एनसी को जाएगी। गुलजार साहब, दिवसर की तरफ चलते हैं। कुलगाम का एक और एरिया, एक और कंस्टिट्यूएंसी, दिवसर की तरफ चलते हैं। फिरोज शाह वर्सेस सरताज मदनी। मैं ये सीट कहीं ना कहीं समझ रहा हूं कि सरताज मदनी को जा सकती है। बिल्कुल जाएगी ये सरताज मदनी को, ये पीडीपी के हक में जा रही है, और वहां पर रुझान भी पब्लिक का जो देखने को मिला था वो उसी की तरफ, सरताज मदनी पीडीपी। बिल्कुल सरताज मदनी पीडीपी। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियन की तरफ। डिस्ट्रिक्ट शोपियन के मेन कंस्टिट्यूएंसीज जो है, 2 कंस्टिट्यूएंसीज है, शोपियन और जैनपुरा। पहले हम शोपियन की बात करते हैं गुलजार साहब।
शोपियन की बात करें, शेख रफी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वर्सेस शबीर कुले जो कहीं ना कहीं एक बागी कैंडिडेट माने जाते हैं, तो आप कहां की तरफ ये सीट दिखाई देती है आपको गुलजार साहब? शोपियन मेन की सीट में देख रहा हूं पीडीपी के हक में, यावर वानी के यावर वानी की हक में शोपियन की मेन सीट, चूंकि यावर वानी साहब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पे गुलजार साहब, लेकिन यहाँ पे मैं जहाँ तक इस सीट को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ शबीर कुले वर्सेस शेख रफ़ी, मैं यावर वानी को तीसरे नंबर पे देख रहा हूँ इस सीट पे। लेकिन आपका कहना भी दुरुस्त है, यावर वानी भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, यावर बांडे है शायद, यावर बांडे है वो, यावर बांडे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एज जो है वो शबीर कुल्ले की तरफ जा रहा है। तो अगर मैंने कहा कि पीडीपी की तरफ जा रही है और इस कैंडिडेट की तरफ तारीख क्या कहा आपने, बांडे यावर बांडे की हक में जा सकती है, लेकिन ये मेरी जो है जाती राय भी हो सकती है, और जो मेरा मानना है कि जो वहाँ अवामी रुझान भी देखने को मिला था कहीं न कहीं वहाँ पर वो यावर बांडे। ज़ैनपुरा एजाज मीर वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत गनाई। एजाज मीर बड़े अच्छे से जा रहे थे इनिशियली, जमात का सपोर्ट मिला था उनको, सही बात। और खुद बागी हुए थे, बागी नहीं बल्कि उनको निकाला गया पीडीपी से, वहां पे महदीन वानी साहब को जो है मैंडेट दिया महबूबा मुफ्ती जी ने, तो एजाज मीर साहब कहीं ना कहीं नाराज हो गए। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे एजाज मीर साहब का लास्ट डे तक, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है वहां पे। शौकत गनाई साहब जो है उन्हें परफॉर्म ठीक किया है। एनसी कैंडिडेट शौकत गनाई साहब, शौकत गनाई साहब के हक में सीट जा रही है, तो आप शौकत गनाई साहब को दे रहे हैं? बिल्कुल। तो ज़ैनपुरा सीट कहीं ना कहीं जो है शौकत गनाई साहब, गुलजार साहब कह रहे हैं। चलिए अब अगला डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले मेन सीट जो पुलवामा की है राजपुरा, यहां पे सईद बशीर साहब जो है पीडीपी के वो मुकाबले में थे वर्सेस मोहिद्दीन मीर साहब, मोहिद्दीन मीर साहब वर्सेस सईद बशीर। मुझे लग रहा है कि ये सीट जो है गुलजार साहब राजपुरा की, ये मोहिद्दीन मीर को जाएगी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट 101% उसके हक की तरफ जाएगी ये, क्योंकि वो बजाय खुद बहुत अच्छी तरीके से उसने कैंपेनिंग भी की है, और ये उसके हक में। और मुझे लग रहा है कैंडिडेट जो पीडीपी का था वीक था, बिल्कुल बहुत कमजोर था वो, वहाँ बहुत कमजोर था, बिल्कुल। यहाँ पे पीडीपी ने कहीं ना कहीं गलती की है, और वहां पर वो अपना मतलब जो मंशूर था या अपना मिशन था या मकसद था वो लोगों तक पहुंचाने में नाकाम भी हुआ, ये सईद बशीर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन सीट वहीद पर्रा पुलवामा से, और उनके मध्य मुकाबले हैं खलील बंद साहब, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे वहीद पर्रा बाजी मार सकते हैं 101%, लेकिन एनसीबी वहां पर स्ट्रांग है। खलील बंद बड़े स्ट्रांग है। अगर आप 50-50 करेंगे, अच्छा 50, आप पुलवामा को 50-50 देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ 50-50। मैं देख रहा हूँ कि ये सीट वहीद पर्रा जो है बिल्कुल ले जा सकते हैं। हक में थोड़ा सा अपर हैंड तो उसी का, अच्छा अपर हैंड आप देख रहे हैं वहीद पर्रा का, लेकिन वो भी कांटे का मुकाबले में, कांटे का मुकाबला। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांपोर की तरफ हम जा रहे हैं, और पांपोर में ज़हूर मीर वर्सेस हसनैन मसूदी, फॉर्मर एमपी रहे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज़हूर मीर का कहीं ना कहीं एज है। बिल्कुल ज़हूर मीर का यहाँ पर एज है, और ज़हूर मीर का एक ज़हूर मीर चूंकि पुलवामा से पापोर से ही ताल्लुक भी रखते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मीर डिनास्टी एक बहुत बड़ी डिनास्टी वहाँ पर मानी जाती है, और ज़हूर मीर का वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस भी है, अपना जाती इन्फ्लुएंस भी है वहाँ पर, तो और एमएलए भी रहे हैं। बिल्कुल ज़हूर मीर की तरफ ही ये तो आप ये सीट पीडीपी को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ। चलिए गुलजार साहब आखिरी सीट है साउथ कश्मीर की, त्राल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बड़ी हवा क्रिएट की गई थी, खासकर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बागी कैंडिडेट, बागी हम नहीं कहेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने इनको सपोर्ट किया। फारूक साहब आपको मानना पड़ेगा, गुलाम नबी जो आजाद लड़ रहे थे, रफीक नायक जो अली मोहम्मद नायक आप जानते होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे, उनका बेटा रफीक नायक, उनको पीडीपी ने मैंडेट दिया। इसी तरह से छन्नी सिंह जो अलायंस के कैंडिडेट हैं वहां पे, इसी तरह से शंटी सिंह जी जो जिनको इंजीनियर रशीद साहब ने मैंडेट दिया। लेकिन यहाँ पे मुकाबला मैं देख रहा हूँ रफीक नायक वर्सेस गुलाम नबी, तो मैं ये सीट पीडीपी को दे रहा हूँ। बिल्कुल ये पीडीपी की तरफ जाएगी, रफीक नायक की तरफ। तो आप मानते हैं रफीक नायक स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग है, और बाकी कैंडिडेटों के मुकाबले में ये सबसे बड़ा कैंडिडेट है वहाँ पर, और बाकी कैंडिडेटों के मुकाबले में इसने वहाँ पर अपने इलाके में एक रुझान पैदा किया था आवाम में कि एक मसीहा की तरह उसको मानते हैं रफीक नायक को। बिल्कुल। और इनके फादर साहब जो, उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें, अली मोहम्मद नायक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का है ना। ठीक है गुलजार साहब, यहाँ पे आप एक चीज को मिस कर गए।
आप इंजीनियर साहब को कोई सीट ही नहीं दे रहे साउथ से? नहीं, साउथ और सेंट्रल कश्मीर से तो उसका खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा? बिल्कुल। बड़ी खबर गुलजार साहब, आप तो बड़ी खबर दे रहे हैं। बिल्कुल, इसका एक रीजन भी है ना, मैं रीजन भी बताऊं। नहीं, आपने तो अकाउंट ही नहीं खोलने दिया। बिल्कुल, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में उसका खाता इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि लोग जज्बाती हो गए। श्योर खाता नहीं खुलेगा? तमाशा देखने के आदी हो गए हैं कश्मीर के लोग। भीड़ आ रही थी ना उनके, वही कह रहा हूँ ना, तमाशा देखने के लिए कश्मीरी। जब कोई भी बंदर लेकर या वो वहाँ आते थे ना, गाँव में आते थे, मतलब बंदर लेकर आता था और मदारी वाले खेल दिखाते थे। और ये कश्मीरियों के एक जहन बना दिया उन्होंने, वो थोड़ी पल के लिए अपने आप को खुश करने के लिए वो बंदर वाला खेल और बालू वाला खेल देखना पसंद करते हैं। बच्चे जमा होते थे, औरतें, मर्द, खवातीन वहां पर, और मदारी वालों खेल देखने के लिए वो भी जब वो जेल से छूट कर आए, मैं यही कहूंगा, जब वो जेल से छूट कर आए तो लोग उसको देखने की गर्ज से कि उसकी हुलिया कैसा है, वो कैसा है जेल से छूट कर आने के बाद, तो इस वजह से वहां पर भीड़ जमा होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके वोटर्स और सपोर्टर्स थे। गुलजार साहब, इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब मरकजी कश्मीर और जनूबी कश्मीर में खाता नहीं खोलेगा? कोई खाता नहीं खोलेगा वो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए गुलजार साहब आगे बढ़ते हैं श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर की तरफ आते हैं दोस्तों। श्रीनगर में सबसे पहले आपको बता दें कि हम बात करते हैं खानियार की। खानियार में अली मोहम्मद सागर एक सीनियर लीडर है और शेख इमरान साहब नौजवान लीडर हैं। मेरे ख्याल में मुकाबला इन्हीं दो के दरमियान है। बिल्कुल। और गुलजार साहब खानियार की बात करते हैं जी। वहाँ एक खानियार वाली सीट अली सागर को जाएगी और अली सागर की कंट्रीब्यूशन है उस इलाके में, और उसने खानियार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत मजबूत तरीके से बनाया है और वहां पर उसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी की है। खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जी, और वो देखने को भी मिल रहा है, अगर हम वहां जाते हैं तो वो देखने को भी मिल रहा है, उसने खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत काम किया हुआ है। और ये लेकिन शेख इमरान बड़ा चैलेंज दे रहा था। नहीं, शेख इमरान के चैलेंजेस ही देख रहे हैं हमने, पिछले 10 साल से देख रहे हैं हम उसके चैलेंजेस। हर किसी को चैलेंज दे रहा है, लेकिन वो अपनी चैलेंज देने में कामयाब कभी नहीं हुआ, पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, चलिए हजरतबल की तरफ बढ़ते हैं। हजरतबल, आसिया नकाश और सलमान सागर आमने सामने। दोस्तों, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि आखिरकार ये सीट किसको जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी? गुलजार साहब, हजरतबल वाली सीट की बात जी, मैं आसिया नकाश और सलमान सागर हजरतबल वाली सीट की बात कर रहा हूं। ये मेरे तजिया के मुताबिक मेरे इस आप कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी? 101%। लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं इसके साथ। मुझे लग रहा है कि ये सीट जो है कहीं ना कहीं आसिया नकाश बड़ा टफ कंपटीशन दे सकती है अली मोहम्मद सागर के बेटे सलमान सागर को। जड़ीबल की तरफ बढ़ते हैं गुलजार साहब जी। जड़ीबल की तरफ बढ़ते हैं। जड़ीबल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आबिद अंसारी साहब बनाम तनवीर सादिक। गुलजार साहब, कैसे देखते हैं आप इस सीट को? 50-50। आप 50-50 देखते हैं? बिल्कुल 50-50 देख रहा हूं मैं। तो आप आबिद अंसारी को भी देख रहे हैं रेस में? बिल्कुल, आबिद अंसारी और एनसी और स्टिंग एमएलए वहां के बिल्कुल एमएलए रहे हैं, और वहां पर जड़ीबल में उसका एक इन्फ्लुएंस है, खुद का एक इन्फ्लुएंस है वहां पर। तो यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चांस बनता है? बिल्कुल 50-50 में दे रहा हूं। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ सकती है और पीसी भी आ सकती है। अच्छा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदगाह की सीट गुलजार साहब, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, आजाद उम्मीदवार गुलाम नबी और खुर्शीद आलम पीडीपी के। गुलजार साहब, ये मुबारक गुल के हक में जाएगी। तो आप मुबारक कर रहे हैं मुबारक गुल को? मुबारक गुल को इस वक्त यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मुबारक करता हूँ मैं। मुबारक अच्छा सर। अच्छा, आप मुबारक करते हैं मुबारक गुल को। लेकिन गुलाम नबी साहब भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे। लेकिन खुर्शीद आलम को मैं कहीं ना कहीं पीछे देख रहा हूं। बिल्कुल, खुर्शीद आलम, सुनिए एक बात बताऊं मैं। यहाँ पर हम तजिया तो करते हैं, हम एग्जिट पोल इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल, और बड़ा एग्जिट पोल है कश्मीर का, जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन, अगर खुर्शीद आलम की बात करें हम, खुर्शीद आलम का जो पास्ट रहा है कहीं न कहीं वो किसी हद तक वो दागदार रहा है। अच्छा, लोग महसूस करते हैं। अच्छा, कश्मीर में लोग महसूस करते हैं, लेकिन इजहार राय नहीं कर पाते हैं। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं, और उसके खिलाफ आज वोट है। अच्छा, उसके खिलाफ है। बिल्कुल। तो आप मुबारक गुल को मुबारक करते हैं? बिल्कुल, मुबारक गुल को मुबारक करता हूं। चलिए गुलजार साहब, लाल चौक की तरफ बढ़ते हैं। लाल चौक की सीट पे कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ा शोर मचा रही है गुलजार साहब। एजाज बालहामी बनाम एहसान परदेसी, लेकिन वहां पे आपको जुहेब मीर पीडीपी के और अपनी पार्टी के अशरफ मीर साहब। ये सीट भी एनसी के हक में ही जाएगी। एहसान परदेसी, बिल्कुल।
ये उसके हक में जाएगी, क्योंकि लाल चौक में इनका जो असर है, बीजेपी दावा तो कर सकती है क्योंकि उन्होंने वहां पर घंटा घर वो झंडा लहराया, बाकी चीज किया है। लेकिन आपने मार्क देखा होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जब जब भी बीजेपी ने कोई गैदरिंग की है, जब जब भी उन्हें कोई यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया है, तो वहाँ पर वही लोग होते थे जिन लोगों का ताल्लुक या जिन लोगों को कहीं न कहीं किसी वजह से कोई मुश्किलात दरपेश था। तो इसका मतलब है कि लाल चौक से आप कहते हैं कि परदेसी जाना नहीं, गुलाम कादिर परदेसी साहब को नहीं, गुलाम कादिर एहसान परदेसी वही उसी की फर्जंद है ये, परदेसी नहीं रहे। नहीं, परदेसी तो है, परदेसी गुलाम कादिर परदेसी किसका कैंडिडेट है? एनसी के कैंडिडेट है ना। जी जी जी, तो उसी के हक में जा रहे हैं ना। वही ना, परदेसी नहीं रहे अब तो तो अपना है लाल चौक उनका। नहीं, लाल चौक भी और भीमना भी उन्हीं का है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। छानपुरा, ये बड़ी सीट है गुलजार साहब, ये बड़ी सीट है। ये अल्ताफ बुखारी साहब वहां से लड़ रहे हैं और अल्ताफ बुखारी के मध्य मुकाबले वहां से मुश्ताक गुरु साहब, मुश्ताक गुरु के साथ साथ वहां पे इकबाल त्रंबू साहब पीडीपी के। जी, तो गुलजार साहब, ये सीट आप किसे दे सकते हैं? मैं यहाँ पर ये सीट, हालांकि मुश्ताक गुरु जो है कहीं न कहीं वो इतना पॉपुलर उस इलाके में नहीं है। मुझे पता है आपकी नजर है शायद मुश्ताक गुरु पर, लेकिन मैं ये सीट अल्ताफ बुखारी को दे रहा हूं। लेकिन मैं ये सीट मुश्ताक गुरु को दे रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आप मुश्ताक गुरु को दे रहे हैं? नहीं जी, इसका एक रीजन है। जी जी जी, नहीं बताऊं मैं आपके साथ रीजन मैं बताऊंगा मैं मुश्ताक गुरु को क्यों दे, हालांकि वो इतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर फेस नहीं यहाँ है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है दो, एक पार्टी है कांग्रेस और रीजनल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी, सियासी पार्टियां जितनी भी मॉडल वजूद में आई थी जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद भी, उसमें जमात इस्लामिया और पीपल्स कॉन्फ्रेंस दो जमातें थी। अच्छा, बड़ी जमात है। हाँ, बड़ी जमातें नहीं, मतलब वो भी एग्जिस्ट कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज। इन दो जमातों को छोड़कर कांग्रेस की जो मरकजी जमात थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी एग्जिस्ट कर रही है। उनका एक वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जाता है। अच्छा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता रहता है। अच्छा, मतलब दादा मर गया तो उसका बेटा, उसका वो मर गया तो उसका बेटा। आपका मतलब है कि मंच ग्राउंड ये इनका वोटर जो है ना, वो बजाती खुद वोटर है। अच्छा, और रिश्तेदारी वाला वोटर नहीं है वो। अच्छा, या मतलब खरीद फरोख्त करने वाला वोटर नहीं है वो वोटर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, यही एज में दे रहा हूँ किसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और छानपुरा से रही बात अल्ताफ बुखारी साहब की। अल्ताफ बुखारी साहब पहले तो वहां का रेजिडेंट है ही नहीं, वो तो मेरे रफियाबाद का रहने वाला है। जाहिर सी बात है, उसका कोई रिश्तेदार अगर होगा भी वहां पर जो उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये पहला इलेक्शन है उसको एज ए पार्टी कैंडिडेट मैं कह रहा हूँ। जब उससे पहले पीडीपी से लड़ा था। हाँ जी जी, अभी पार्टी कैंडिडेट की, मतलब अपनी पार्टी का कैंडिडेट है वो, और पहला इलेक्शन है उनका, और उनको वोट बैंक नहीं है वहां पर। तो आप कितना गैप रख रहे हैं? यहाँ तो मुश्ताक गुरु मेरे ख्याल में अच्छे खासे मार्जिन से जीतेगा। अच्छे खासे मार्जिन? नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं ये सीट अल्ताफ बुखारी साहब को दे रहा हूं, और अल्ताफ बुखारी साहब ये सीट मेरे ख्याल में जीत सकते हैं। गुलजार साहब, आगे बढ़ते हैं, हबकदल की तरफ जाते हैं और शमीमा फिरदौस बनाम अशोक भट्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट है। गुलजार साहब, नहीं, यहाँ सीधे तौर ये शमीमा फिरदौस को एक वन साइडेड है। ये आप वन साइडेड मान रहे हैं? ये बिल्कुल वन साइडेड है। हबकदल वन साइडेड, बिल्कुल। यहाँ पे पंडित वोट भी है, ख्याल रखिए। बिल्कुल वन साइडेड है ये हबकदल, और ये शमीमा फिरदौस को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे प्रोड्यूसर शमीमा फिरदौस को आप लिखिए। ठीक है, शाल्टिंग की तरफ जाते हैं और शाल्टिंग में तारिक कर्रा और इरफान शाह के मध्य ये मुकाबला जो था, कहीं ना कहीं एक दूसरे के मध्य मुकाबल थे तारिक कर्रा और इरफान शाह। और यहाँ पे आप नूर मोहम्मद शेख को, गुलजार साहब, क्या आप नूर मोहम्मद शेख को यहाँ पे रेस में रख रहे हैं, या आप ये सीट सीधे तौर पर, मैं ये सीट कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ कि तारिक कर्रा जो है वो ले सकते हैं? गुलजार साहब, ये तारिक कर्रा के हक में जा सकती है ये सीट, क्योंकि वो वहां पर भी मैं यही कहूंगा कि शाल्टिंग में बहुत बड़ा वोट बैंक है। किसका? तारिक कर्रा का? नहीं, इरफान शाह का। नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनको तो मैंडेट ही नहीं मिला। लेकिन वही कह रहा हूं ना, अलायंस है ना वहां। अलायंस है तारिक कर्रा। हाँ, मैं वही आपको लग रहा है कि अलायंस में वोट कन्वर्ट हो चुका होगा? बिल्कुल, वहां पर शाल्टिंग वाली नहीं, आप सेंट्रल कश्मीर को, ये नॉर्थ कश्मीर को छोड़कर आप सेंट्रल कश्मीर की बात करें, वहां पर वोट बिल्कुल अलायंस को ही पड़ा। अच्छा, कन्वर्ट हुआ है? बिल्कुल।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप तारिक कर्रा को दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मरकजी कश्मीर का श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट था। अगला डिस्ट्रिक्ट हम बढ़ रहे हैं गांदरबल की तरफ। जी हाँ, गांदरबल की 2 कंस्टिट्यूएंसीज, बड़ी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसीज, क्योंकि यहां से उमर अब्दुल्ला लड़ रहा है गांदरबल से। सबसे पहले गुलजार साहब ले जाइए हमारे नाज़रीन को कंगन की तरफ। गुलजार साहब, मियां मेहर अली जो मियां अल्ताफ के फर्जंद भी हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। और आपको बता दें कि ये जो मियां मेहर अली है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, और जमात अली जो है वो पीडीपी के कैंडिडेट है। बशीर मीर वहां से शिफ्ट होके, क्योंकि ये भी शायद एसटी कंस्टिट्यूएंसी है। बिल्कुल एसटी कंस्टिट्यूएंसी है। गुलजार साहब एग्जिट पोल नतीजे बता दीजिए। अगर हम कंगन की बात करें तो कंगन में सबसे जो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि जब मियां अल्ताफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो हम यहाँ पर तजिया कर रहे थे। उस वक्त हमने कहा कि आज पीर मरीदी को वोट पड़ा है जी, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है कंगन में है, बिल्कुल है। और इस वक्त इसका मतलब है आप ये मेहर अली को दे रहे हैं। बिल्कुल ये सीट मेहर अली की तरफ जाएगी। बिल्कुल प्रोड्यूसर, ये सीट जो है कंगन की मेहर अली को जा सकती है, और मेहर अली नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। चलिए जनाब, तो गांदरबल ये कहीं गांदरबल ये वन साइडेड है। आप वन साइडेड मान रहे हैं? बिल्कुल ये वन साइड, इसलिए मैं बताऊं वो बदनसीब कौम होगी, वो बदनसीब कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिनको ये मालूम होगा कि हमारा कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट है और वो उसके अपोजिशन में वोट डालेंगे। नहीं, आई ऑब्जेक्ट। मैं आपको वो बात कह रहा हूँ। मैं उमर अब्दुल्ला ने तो पहले भी इससे हारा है ना, पहले हारा है, लेकिन उस काजी अफजल ने हारा है। हाँ बिल्कुल, काजी अफजल ने हारा है, लेकिन वो जैसी जितनी तेजी से वो उभर गई, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुस्सा था आवाम को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुस्सा, इसीलिए हादसाती एक जमात मोदी वजूद में आई थी। लेकिन बशीर मीर ने बड़ा स्लीपलेस नाइट्स दिया उमर अब्दुल्ला को। वो पीडीपी के कैंडिडेट जो है। तब की बात और अब की बात नहीं, आज की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ टाइम दिया होगा, लेकिन वन साइडेड में कहूंगा कि आप वन साइडेड मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं वन साइडेड नहीं मान रहा हूं, लेकिन एज है उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं। और ये सीट जो है हमारे गुलजार साहब उमर अब्दुल्ला साहब को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जीत सकते हैं वहां से, गांदरबल से। चलिए गुलजार साहब, बडगाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा बडगाम में भी उमर अब्दुल्ला जो है दोनों सीटों पर लड़ रहे थे। गुलजार साहब, उमर अब्दुल्ला वर्सेस आगा मुंतजिर जो पीडीपी के कैंडिडेट है। गुलजार साहब जी, वहां पर ये सीट भी एनसी को ही जाएगी, उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल जाएगी। तो आप मान रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ही जीत रहे हैं वहां से भी? बिल्कुल। तो बडगाम की सीट जो है कहीं ना कहीं गुलजार साहब उमर अब्दुल्ला को दे रहे हैं, और मैं भी ये सीट उमर अब्दुल्ला को ही दे रहा हूं, और ये सीट जो है उमर अब्दुल्ला ले सकते हैं। चलिए गुलजार साहब, बीरवा की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि इस सीट ने नींदें हराम कर दी है लोगों की, इंजीनियर रशीद साहब से लेकर नजीर खान साहब तक। मैं ये बात कहूंगा कि इंजीनियर रशीद को मैं यहाँ पर तीसरे और चौथे नंबर पर रख सकता हूँ। तीसरे नंबर पे? तीसरे, क्योंकि यहाँ पर सुगरा नामी एक बहुत मासूम और छोटी सी बच्ची ने टफ टाइम दिया है एनसी को भी। एनसी को भी बड़ा टफ टाइम। और इंजीनियर रशीद को तो टफ टाइम दिया ही, लेकिन यहाँ पर मैं एनसी की बात करूँ जिनका डैमेज भी किया इंजीनियर रशीद को बहुत ज्यादा। तो जहाँ सुगरा और इसके दरमियान देख रहा हूँ, लेकिन सीट जाएगी एनसी की तरफ। तो आप बीरवा की सीट एनसी को दे रहे हैं? बिल्कुल। डॉक्टर शफी को? बिल्कुल। मैं ये सीट दे रहा हूँ सुगरा बरकती को, और मुझे लग रहा है कि इस सीट में सुगरा बरकती जो है ये कम से कम 16,500 वोट ले सकती है। और वोट, हाँ, ये यहाँ पर आपने सुगरा बरकती की बात की है। अगर उसने सेकंड पोजीशन भी ली है वहां पर, नहीं सेकंड तो कंफर्म, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसने सेकंड भी ली है फिर भी उसकी जीत है ये। अच्छा। क्योंकि एक मासूम बच्ची एक जर्नलिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट के हमरा, उसने वहां पर नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, चलिए गुलजार साहब, बीरवा की सीट गुलजार साहब डॉक्टर शफी को दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं ये सीट सुगरा बरकती को दे रहा हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं जो है गुलजार साहब चार शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। गुलाम नबी हांजूरा पीडीपी के कैंडिडेट, बड़े जनरल सेक्रेटरी भी हैं पीडीपी के। बनाम जो अब्दुर्रहीम राथिर साहब है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर हैं। आप इस सीट को कहाँ देख रहे हैं गुलजार साहब? तो वहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं हकीम यासीन। नहीं, हकीम यासीन तो हमारे खान साहब से हैं। खान साहब की बात कर रहे हैं ना आप? जी नहीं, मैं चार शरीफ की कर रहा हूँ। शराज शरीफ की बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर शराज शरीफ में अपर हैंड रहेगा किसका? जी पीडीपी का। आप गुलाम नबी हांजूरा को दे रहे हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब है पीडीपी जीत रही है सीट, पीडीपी के हक में जा सकती है। अच्छा, हक में एज दे रहे हैं आप पीडीपी को? नहीं, लेकिन वहां पर टफ टाइम देगा इसको एनसीबी। लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पर मुझे ये कंफ्यूजन हुआ। गुलाम नबी किसका है? गुलाम पीडीपी के कैंडिडेट। ये सीट शराज शरीफ की सीट एनसी को जा रही है। एनसी, मैं तो वही बोल रहा हूँ। अब्दुर्रहीम राथिर साहब, आपको शायद कंफ्यूजन हुआ था। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब्दुर्रहीम राथिर साहब यहाँ से जीत सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक, खान साहब की तरफ बढ़ रहे हैं हकीम यासीन साहब। गुलजार साहब,
हकीम यासिन वन साइडेड है। अच्छा, वन साइडेड है, बिल्कुल। नहीं, जिस तरह तारगामी है, थोड़ा सा टफ टाइम है। मैं बताऊं ना, जिस तरह तारगामी है, कुछ सीटें हैं जहां पर लोगों पर उन कैंडिडेटों का असर रहा है जी, उन लीडर्स का असर रहा है बहुत। उन्होंने अपने हकीम यासिन के मध्य मुकाबल सरदीन भट्ट साहब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि मैं खान साहब इलेक्शन में गया, खान साहब में गया। अच्छा। और मैंने घर घर क्या एक ही आवाज देखी है कि हकीम यासिन को यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, तो आप ये सीट हकीम यासिन साहब को दे रहे हैं? बिल्कुल, हकीम यासिन साहब। चलिए गुलजार साहब, चाडूरा की तरफ बढ़ते हैं। जावेद मुस्तफा साहब वहां पे हैं और अली मोहम्मद चाडूरा साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। मैं ये सीट कहीं ना कहीं देख रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद चाडूरा साहब, अली मोहम्मद चाडूरा जो है, मैं एनसी को ही हुई अली मोहम्मद चाडूरा, बिल्कुल उसको दे रहा हूँ ये सीट, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट बैंक है। अच्छा, अपना वोट बैंक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, और बांडीपोरा की तरफ रुख करते हैं। बांडीपोरा में सबसे पहले गुरेज सीट, यहाँ पे मुकाबला सीधे तौर पर नजीर अहमद गुरेजी, मध्य मुकाबल है उनके फकीर खान साहब बीजेपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस मध्य मुकाबल बीजेपी। मैं ये सीट देख रहा हूं कि यहाँ पे फकीर खान जो बीजेपी सीट है, एसटी सीट है, और फकीर खान यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फकीर खान जो है बाजी मार सकते हैं। गुलजार साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फकीर खान रहने वाला है तुलेल का। जी, तुलेल के, बिल्कुल, और पहाड़ी पर रहने वाला, वहां पर वोट जो शेयर है वो बहुत कम है जी, और नजीर गुरेजी वोट भी कम पड़े हैं ना, और कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, 24,000 वोट और आपके 17,000 वोट वहां पे। तो यहाँ पर एसटी सीट होने के नाते वहां पर जो ज्यादा वोटर्स हैं आप नजीर खान को दे रहे हैं, एनसी के। बिल्कुल, नजीर गुरेजी को। यहाँ पे मैं गुलजार साहब आपके साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आपकी अपनी राय है। मैं ये सीट कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि फकीर खान, और बीजेपी अगर कश्मीर में कोई सीट लेगी वो है फकीर खान की सीट जो बीजेपी के कैंडिडेट है। गुलजार साहब नीचे आइए, बांडीपोरा की तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पे उस्मान मजीद और उनके मध्य मुकाबल थे निजामुद्दीन भट्ट, अलायंस के कैंडिडेट। गुलजार साहब, मुकाबला इन्हीं दो के दरमियान है, किसे दे रहे हैं आप ये सीट? इस सीट पे दे रहा हूँ सीधे तौर उस्मान मजीद को। अच्छा, उस्मान मजीद को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ। तो आपको कोई शक नहीं है इस पे? इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चलिए, मुझे भी लग रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं उस्मान मजीद के हक में जा सकती है, क्योंकि उस्मान मजीद की कैंपेनिंग जो है वो डिजिटल मीडिया पे कहीं ना कहीं जोरदार कैंपेनिंग रही, बहुत असर है उसका वहां अपने इलाके में, और जोरदार कैंपेनिंग रही। बिल्कुल। चलिए गुलजार साहब, उसके बाद तीसरी जो सीट है वो सोनावारी की सीट है। यहाँ पे हिलाल अकबर का मुकाबला जो है वो है यासिर ऋषि के साथ, लेकिन इम्तियाज परे को भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि हाजिन बेल्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की इम्तियाज परे ने। तो गुलजार साहब, नतीजे बता दीजिए। मैं ये कहूंगा कि ये इस सीट को मैं वन साइडेड देखता हूं एनसी के हक में, हिलाल अकबर की तरफ। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यासिर ऋषि इस वक्त दिल्ली में नहीं होते। अच्छा, बहरहाल गुलजार साहब, ये सीट जो है आप दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बाजी मार सकती है सोनावारी की सीट पे। ये था बांडीपोरा का नतीजा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं बारामुल्ला की तरफ। बारामुल्ला काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले आपको बता देते हैं उड़ी के नतीजे, एग्जिट पोल के नतीजे। उड़ी में सीधे तौर पर मुकाबला था ताज मोहिद्दीन बनाम डॉक्टर सज्जाद शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और ताज मोहिद्दीन को शायद हिमायत थी अपनी पार्टी की। गुलजार साहब, लेकिन उस हिमायत ने उसको नुकसान किया। अच्छा, नुकसान किया? हाँ जी, पूछिए आप जी। एग्जिट पोल के नतीजे बता दीजिए। वहां पर 6 से 7,000 लीड से सज्जाद शफी उड़ी एनसी के जीत रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जो उड़ी की सीट है उसके नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं हक में जा सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक। तो ताज मोहिद्दीन, आप क्यों लग रहा है आपको ताज मोहिद्दीन? मैं बताऊं कि ताज मोहिद्दीन की वहां पर पहले से ही जो उसका वोट बैंक खुद का था, जो उसने बनाया था अपना वोट बैंक, वो बिखर चुका था, क्योंकि उसकी हार के बाद वो वोट बैंक मुख्तलिफ बाकी जगहों पर चला गया था, मुख्तलिफ जमातों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिवाइड हुआ। और अब की बार जब वो फिर से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आए यहाँ पर, तो उसको पहले हिमायत की पीडीपी ने, और उस सूरत में उसको एक इमेज बनने जा रही थी फिर एक बार ताज साहब की, लेकिन रातों रात उसको अपनी पार्टी ने आपको लग रहा है उससे नुकसान हुआ? पार्टी को डायरेक्ट यहाँ मानते हैं बीजेपी। अच्छा, तो उससे नुकसान हुआ ताज साहब का? बिल्कुल हुआ नुकसान। ठीक है गुलजार साहब, आगे बढ़ते हैं टंगमर्ग की तरफ। बारामूला के नतीजे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टंगमर्ग में फारूक शाह, यहाँ पे तुकूनी मुकाबला था, फारूक शाह बनाम
शबीर मीर और हसन मीर साहब अपनी पार्टी के कैंडिडेट, फारूक शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के। गुलजार साहब कह रहे हैं कि शबीर मीर साहब ने भी ठीक ठाक वोट दिया होगा। 12 से 14,000 वोट उसने शबीर साहब ने, बिल्कुल। ओ, इसका मतलब है कि जो नतीजे हैं काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो किसे ये सीट एग्जिट पोल के मुताबिक आप दे सकते हैं? ये जो शबीर साहब ने वोट लिया है यहाँ पर, शबीर साहब ने वोट काटा है गुलाम हसन मीर। तो ये डैमेज मीर साहब को हुआ है? बिल्कुल डैमेज मीर साहब को हुआ है, तो एज मिला है वहां पर फारूक शाह। आप एज दे रहे हैं फारूक शाह साहब बिल्कुल, फारूक को। शाह। चलिए गुलजार साहब पटन की तरफ मूव करते हैं। पटन में इमरान अंसारी और उनके मध्य मुकाबल थे रियाज बेदार और एक लोकल कैंडिडेट पीडीपी के हैं जावेद इकबाल, जिनने पलालन से ठीक ठाक वोट लिया है। और आपको बता दें कि यहां पे शिया वोट जो है वो कम से कम 35,000 पॉल हुआ है और सुन्नी वोट 30,000 पॉल हुआ है। शिया वोट पे इमरान अंसारी, अगर हम माने एनालिस्ट की या पोलिस्टर्स की, तो शायद शिया वोट जो है 22 से लेकर 25,000 इमरान अंसारी के हक में जा सकता है। और यहां पे जो सुन्नी वोट है उसमें भी से भी 7-8 हजार अगर इमरान अंसारी के हक में गया तो यह सीट कहीं ना कहीं पीसी के हक में जा सकती है। गुलजार साहब, मैं बिल्कुल ये मुकाबला मानता हूं दो कैंडिडेट्स के दरमियान, पीसी और बेदार के दरमियान। और यहाँ पर उन्हीं दिनों आपने जैसे कि कहा, और मुझे नहीं मालूम कि आपने कहा कि 35,000 वोट पड़े हैं शिया कम्युनिटी के और 30,000 वोट पड़े हैं सुन्नी कम्युनिटी की। मुझे इस तरह का पता मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर उन्हीं दिनों में एक हादसा हुआ है इस फ़लस्तीन में। नसरुल्लाह जो है उसको मारा गया था, तो वो सड़कों पर निकल आए थे। यहाँ की एक कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, वो सड़कों पर आए और उन्होंने वो मुतासिर हुए। उनके दिमाग पर उस वक्त एक सदमा था, दिल में सदमा था, और वो सदमे को लेकर सड़कों पर आए थे और उसका असर देखने को मिला है उस वोटिंग डे के दिन में। तो वहाँ पर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वोट वहाँ पर पड़ेगा तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हक में ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कमी हुई। अच्छा, उसमें कमी हुई, बिल्कुल हुई। तो ये एज जा रहा है इसको। तो आप रियाज बेदार को दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे एज जो है वो कहीं ना कहीं इमरान अंसारी के हक में देख रहा हूँ, क्योंकि इमरान अंसारी ने कंसोलिडेट किया पलाहल के साथ साथ बाकी जो सुन्नी एरियाज है, और सुन्नी एरियाज में इमरान अंसारी का वोट कम से कम 10 से लेकर 12,000 है। अगर आप उनको जोड़ देते हैं 22,000 शिया वोट, तो इसका मतलब है कि 32,000 क्रॉस करते हैं इमरान अंसारी या 30,000, तो आराम से वो वहां से निकल सकते हैं। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के साथ वहां पर आगा रोलर ने भी कैंपेनिंग की और पूरी तरह कैंपेनिंग की, और वो वोट डिवाइड हो चुका है। कैंडिडेट का असर नहीं रहा, कैंडिडेट का असर नहीं। हाँ, डू यू एग्री? बिल्कुल। डू यू एग्री? नहीं, तो वो डैमेज हो सकता है। बिल्कुल हुआ है, डैमेज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रीरी वागुरा की तरफ। यहां पे लड़ाई जो है बशारत बुखारी और इरफान हफीज लोन की है। इरफान हफीज लोन और बशारत बुखारी की लड़ाई, लेकिन यहाँ पे एआईपी के कैंडिडेट डॉक्टर नसीर भी थे। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको, डॉक्टर नसीर कितने वोट दे सकते हैं? अगर हम नसीर साहब की बात करें तो उसने सीधे तो नुकसान किया है इरफान हफीज लोन को। इरफान हफीज को नुकसान किया? उसने नुकसान उसी को किया क्योंकि वो अलायंस का कैंडिडेट था इरफान हफीज लोन। नसीर साहब के कितने वोट ले सकते? हमारे पास बारामूला में भी, जैसे कि नेशनल बारामूला में बाद में आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कई मैंडेट थोड़े बहुत गलत हुए हैं, जो नामजदगी हुई है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की वजह से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से भी कहीं न कहीं कुछ हुआ है। तो जिसकी वजह से वहाँ के वो जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार होने चाहिए थे, वो उनको मैंडेट न देने की वजह से उनको नुकसान भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नसीर को मैंडेट न देकर वहाँ पर अलायंस का कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, और नसीर ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फैसला लिया था इलेक्शन कंटेस्ट करने का, लेकिन उसने एआईपी एट द 10 से 12,000 वोट उसके भी हैं। 12,000 आप दे रहे हैं उनको? बिल्कुल, 10 से 12,000 वोट उसके भी हैं। अगर हम बात करें 12,000 पूरे नहीं मिले होंगे, लेकिन 10,000 से टचिंग। बिल्कुल। इरफान हफीज लोन और इस वक्त मुकाबला है बशारत बुखारी को, तो लेकिन यहाँ पर एज है इरफान हफीज लोन को। तो आप एज दे रहे हैं इरफान हफीज लोन को? बिल्कुल। वागुरा क्रीरी से? बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सोपोर की तरफ। यहाँ पे मुकाबला जो है काफी सख्त है, चूंकि 22 कैंडिडेट मैदान में थे, और यहाँ पे इरशाद कार नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम है रशीद डार साहब, और रशीद डार के बगैर डॉक्टर मुरसलीन, वहां से जो एआईपी के एडवोकेट मुरसलीन, और एडवोकेट मुरसलीन के बाद वहां पे अब्दुल लतीफ वानी। बिल्कुल। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले हुए कैंडिडेट कह रहे हैं कि उन्होंने इरशाद कार साहब को बड़ा डैमेज किया, बहुत डैमेज किया है।
एट द 11th आवर मुझे नहीं मालूम कि वो रिसेंटली एक इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और उसमें वहाँ उसको चेयरमैन अंजुमन का इलेक्शन, बिल्कुल, तो उस चेयरमैन मुंतखब हुए थे, लेकिन एट द 11th आवर अंजुमन वालों ने ही उसको शायद मजबूर कर दिया है इलेक्शन आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो क्या लग रहा है आपको? उसने नुकसान किया है, लेकिन मेहनत देखने को सोपोर का बताइए, सोपोर की बात कर रहा हूँ, वो सोपोर कार के हक में जाएगी। कार साहब को भी मुबारकबाद करता हूँ। अच्छा, सीधे मुबारक, सीधे तौर। अच्छा, इरशाद कार के हक में गुलजार साहब, आपने ये सीट जो है सोपोर की इरशाद कार को दे दिया और आपने इरशाद कार को मुबारक भी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें गुलजार साहब, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है रफियाबाद की। बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है और रफियाबाद से आपका भी ताल्लुक है, आपने भी वोट डाला है रफियाबाद में। तो क्या देखा आपने रुझान रफियाबाद में? मुकाबला मेरे ख्याल में सीधे जावेद डार बनाम यावर मीर है। बस दो ही कैंडिडेट है वहां पर। पीसी भी एग्जिस्ट कर रही है वहां पर, लेकिन और मैंने सुना है कि पीसी के कैंडिडेट ने भी बड़े अच्छे वोट लिए हैं। कुछ इलाकों में उसने बहुत अच्छे खासे वोट लिए हैं पीसी कैंडिडेट ने। मैं ये कहूंगा कि वहां पर मुकाबला तो दो कैंडिडेट के दरमियान है। एक साइड से वोट पड़ेगा पार्टी का पड़ा है और एक साइड से वोट पड़ा है रिश्तेदारी का, और रिश्तेदारी के साथ साथ वहां वोट पड़ा है करप्शन पर। क्या करप्शन पर पैसे बांटे गए हैं, कुछ लोग अपना वोट बेचते भी हैं, और इस तरह वहां पर मुकाबला जो है खड़ा हो गया है दो कैंडिडेटों के दरमियान में, अपनी पार्टी के कैंडिडेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट में, इन्हीं दो के दरमियान मुकाबला है। तो मैं ये कहूंगा पार्टी वोट एक ही पार्टी को पड़ा है, पार्टी का जिनको अपना वोट बैंक है उनको पड़ा है, और रिश्तेदारी का वोट पड़ा है दूसरे कैंडिडेट को। अच्छा। रिश्तेदारी और असर का वोट पड़ा है, पार्टी का वोट उनका था ही नहीं कुछ। तो क्या देख रहे हैं आप रफियाबाद? तो मैं ये कहूंगा कि जावेद अमन डार, रफियाबाद वालों, रफियाबाद में जावेद अमन डार 6 से 7 हजार वोटों से। नहीं, आप मार्जिन ज्यादा रख रहे हैं। बिल्कुल रख रहा हूं मैं, मालूम है ना, घुमा हूं ना मैं वहां। 6 से 7 हजार वोटों से जीत जाएगा। नहीं, आप तो ज्यादा मार्जिन रख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी जीतेगा 2 से 3 हजार। नहीं, मैं ये कहूंगा 6 से 7 हजार। 6 से 7 हजार। लेकिन तो कहाँ आप एनसी को लीड दिखा रहे हैं? पूरी तरह रफियाबाद के तमाम बालाई और मैदानी इलाकों में जहां जहां भी वोट पड़े हैं एनसी को लीड है। एनसी को लीड है। 80% वोट उनके हक में पड़े हैं। 80% वोट एनसी के हक में। एनसी के। तो आप रफियाबाद की सीट दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो मैं कहीं ना कहीं इस सीट को बड़ा टफ मुकाबला देख रहा हूं मैं। मुकाबला तो है, मुकाबला क्यों नहीं है? वो अपने खाते में, हर कोई अपने खाते में डालना चाहता है। नहीं, मैं इस सीट में बड़ा मुकाबला देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये सीट जो है बड़ी टफ सीट होगी। मैं अब 2 गांवों का नाम बताऊंगा, वहां पर पीसी को वोट पड़ा है, वो है रेबन, और रेबन के साथ दूसरा गांव कोई गांव है हदीपुरा। तो वहां पर भी रेबन में वोट पड़ा है पीसी को, लेकिन हदीपुरा में 80% वोट पड़ा है एनसी को। ठीक है गुलजार साहब, आगे बढ़ते हैं, बारामूला की तरफ आते हैं। और बारामूला में मुकाबला जो है वो गुलजार साहब आपको बताएंगे। कहां पर? बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैंडेट मिला है शुरुआत में ही, जो मैंडेट जब नामजदगी वो लिस्ट निकाला गया है हर पार्टी की तरफ से, तो मैं हैरान हुआ। यही वजह है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में घर में रहा। मैं इस इलेक्शन से बहुत दूर रहा, सिर्फ मैं मॉनिटर करता रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले जब मैंडेट जो नामजदगी जाहिर हुई है हर पार्टी की तरफ से, तो हर पार्टी में एहतजाज भी शुरू हुआ। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, कांग्रेस में भी एहतजाज, मतलब ये नहीं कि वो सड़कों पर निकले। बिल्कुल, पीडीपी में भी। और लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने भी जाहिर की। कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि नाराजगी, आवाम की भी नाराजगी थी और सेकंड लाइन लीडरशिप की भी नाराजगी थी। वो जेन्युइन थी। जेन्युइन इसलिए थी जिन्होंने मेहनत की थी इस ज़मीन पर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेहनत की थी। वो और कांग्रेस में शेख हामिद भी बड़े नाराज हो गए। हक बुझानिब है वो, हक बुझानिब है। यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में या तो अलायंस का कैंडिडेट मुश्तरका तौर उठाना था, या तो और उस सूरत में शेख आमिर को यहाँ पर मैंडेट मिलना चाहिए था। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर हकदार मैं मानता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हकदार उम्मीदवार कौन होना चाहिए था, तो वो 4 बंदों में से एक होना चाहिए था। या एडवोकेट नीलोफर, या क्या कहते हैं उसको, गुलाम हसन राही, और एडवोकेट शाह नाम है उसका कुछ, शाहिद अली शाह, और एक एडवोकेट है और
इरफान नाम है शायद उसका, वो मतलब इस उम्मीद में थे कि हमें मैंडेट मिलेगा, लेकिन जब एट द 11th आवर देखने को मिला है तो वहाँ इन्फ्लुएंस हुआ है और वहाँ पर बेग साहब को मैंडेट मिला है, जो हालिया दिनों में ही कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो जाहिर सी बात है ये, और उसके साथ साथ मैंने देखा कि बेशुमार कैंडिडेट, हर घर हर मोहल्ले से कैंडिडेट निकल कर आए और उन्होंने फार्म भर दिया। तो कैसे देखते हैं बारामूला को? बारामूला को मैं देख रहा हूँ ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में कंफर्म 110%, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। किसके साथ मुकाबला? यहाँ पर वोट इतना डिवाइड मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला किसके साथ है? सीधे तौर उसको अवामी इत्तेहाद पार्टी शोएब लोन के साथ। बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं कि जावेद बेग ये बाजी मार सकता है? तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुकाबला जो है काफी सख्त होगा। इन दो के दरमियान पहले नंबर पर पहले तीसरे नंबर पे किसको रख रहे हैं? शुरुआत में तीसरे नंबर पर मैं अगर देखने को देखा जाए तो तीसरे नंबर पर मैं रख रहा हूँ मुजफ्फर हुसैन बेग को। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद बारामूला सारी कंस्टिट्यूएंसीज हो गई। अब वक्त है कुपवारा वालों का। लंगेट से लेकर करना तक आप अपने दिलों को थाम के रखिए, क्योंकि एग्जिट पोल आ रहा है। मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ साथ जो पॉलिस्टर्स हैं और जो तजिया निगार है, उनकी मुख्तलिफ जो राय है उस हवाले से हम आपको आगाह कराना चाहेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं टंगधार, यानी करना की सीट। करना की सीट में मुकाबला सीधे तौर पर डॉक्टर नसीर अवान जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं और उनके मध्य मुकाबला है जावेद मिर्चाल। मुकाबला इन्हीं दो के दरमियान है, लेकिन राजा मंजूर अपनी पार्टी के भी स्ट्रांग है और इसके साथ साथ पीडीपी का एक कैंडिडेट जो शायद चौकी बल से थोड़े से वोट ले सकता है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर नसीर जो है काफी स्ट्रांग कैंडिडेट है। गुलजार साहब करना की तरफ जाते हैं जी। करना की बात करें तो करना में आपने जैसे कि कहा कि हर कैंडिडेट का नाम बताया आपने, कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन वहां पर मैं सीधे तौर मुकाबला देखता हूं पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान में, और दोनों को मैं 50-50 रखता हूं। अच्छा, 50-50 पोजीशन। बिल्कुल 50-50 पोजीशन आप रख रहे हैं। अगर और करना में जो वोट पॉल हुए हैं लगभग 41,000, 70% पोलिंग हुई है। बिल्कुल। और गुलजार साहब यहाँ पे मैं देखता हूं कि अगर चौकी बल से डॉक्टर नसीर लगभग 4 से लेकर 4,500 वोट लेते हैं चौकी बल साइड से, क्योंकि आपके जो वोट हैं वो करना साइड से भी है और चौकी बल साइड से भी है। अगर चौकी बल साइड से 4,000 से लेकर 4,500 डॉक्टर नसीर लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो सकते हैं। एनपीसी के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि वैसा ही वोट जो पहले से ही मैंने फिर एक बार कहा कि अलायंस कांग्रेस का भी एक वोट बैंक रहा है वहां पर पास्ट में, करना में, और मैं ये कहूंगा कि अलायंस का कैंडिडेट है वहां पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसलिए मैं 50-50%। अच्छा, आप 50-50 सीट को दे कहीं की तरफ भी जा सकती है? नहीं, कहीं भी, और लो मार्जिन पर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो सही है। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि पीसी भी ले सकते हैं, एनसी भी ले सकते हैं। चलिए गुलजार साहब त्रहगाम की तरफ बढ़ते हैं। त्रहगाम बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है और स्टिंग एमएलए त्रहगाम के जो है बशीर डार साहब वहां से लड़ रहे हैं, और सैफुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। और त्रहगाम की बात करें गुलजार साहब तो त्रहगाम में लगभग 51,000 से ज्यादा वोट जो हैं वो पॉल हो चुके हैं। आप इस सीट को कैसे देखते हैं? त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नहीं थी, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बशीर अहमद डार साहब कुपवाड़ा से थे, न कि त्रहगाम से। गुलजार साहब त्रहगाम की बात करूं मैं, त्रहगाम में एज में जाएगा पीसी की तरफ ही, क्योंकि त्रहगाम होम टाउन है किसका, सजाद लोन का। बिल्कुल, हरे लोन हरे वो सारे बिल्कुल वो पूरा इलाका वहां पर, और उनकी डायनास्टी जो है जो सजाद लोन साहब की डायनास्टी, और गनी लोन साहब के भी बड़े पैरोकार, उस तरह इसी तरह वहां पर एक मलिक डायनास्टी है, बहुत बड़ी डायनास्टी है, वो बहुत बड़ी, वो भी पीसी के पुराने वोटर्स रहे हैं, हमदर्द रहे हैं उसके। और मैं करना जो त्रहगाम की सीट पीसी को दे रहा हूँ जी। त्रहगाम की सीट गुलजार साहब पीसी को दे रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है यहाँ पे बशीर डार साहब जो है वो बाजी मार सकते हैं। गुलजार साहब कुपवारा की तरफ आते हैं। कुपवारा में सजाद गनी लोन खुद भी लड़ रहे हैं, फयाज मीर साहब पीडीपी की तरफ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नासिर सोगामी। तो इस सीट को आप कैसे देखते हैं गुलजार साहब? सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे पोलिंग भी ठीक ठाक हुई है कुपवारा सीट पर, और कुपवारा सीट की अगर हम बात करें कुल मिलाकर लगभग 63% पोलिंग हुई है और 60,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो मैं वन साइड तो नहीं कहूँगा, वहाँ पर तिकोनी मुकाबला है और टफ टाइम देंगे एक दूसरे को ये,
तीनों कैंडिडेट अच्छा। फैज़ अहमद मीर भी और सजाद गनी लोन भी और ये जो नासिर सुगामी साहब है वो भी आपस में टफ टाइम देंगे। लेकिन मैं ये सीट कुपवारा की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाते हुए देख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएगी। बिल्कुल। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो कुपवारा की सीट है ये शायद पीडीपी की तरफ जा सकती है। कुपवारा में फयाज अहमद मीर साहब जो है वो बाजी मार सकते हैं, मुझे लग रहा है गुलजार साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं लोलाब की तरफ। लोलाब की तरफ जाते हैं, वहां पे कैसर जमशीद लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से वकारुल हक और इसी तरह से एआईपी के दाऊद, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और मैं यहां पे जो लड़ाई है वो शायद, और पीसी के मुदस्सिर अकबर, लेकिन वो शायद पीछे जाएंगे यहां पे। तो गुलजार साहब आप लोलाब में क्या देख रहे हैं? मैं पहले बात करूं लोलाब सीट की। वहां पर जो नए कैंडिडेट्स होंगे ना मैदान में, जो जितने भी आए हैं, वहां पर एआईपी की बात करूं मैं, एआईपी का कैंडिडेट जो भी होगा, आपने दाऊद साहब का नाम लिया है, दाऊद साहब वहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं एआईपी की टिकट पर। लेकिन वहां इंजीनियर रशीद का वो असर नहीं देखने को मिला लोलाब में। इस तरह मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर मुकाबला सीधे तौर जो ये कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशीद लोन और पीसी के कैंडिडेट जो है उनके दरमियान होगा, और ये जाएगी ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसर जमशीद लोन को दे रहे हैं? बिल्कुल। मैं भी ये सीट जो है लोलाब की कैसर जमशीद लोन को दे रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि शायद ये स्ट्रॉन्ग वहां पे बाजी मार सकते हैं और शायद ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा सकती है। गुलजार साहब, उसके बाद सीधे आते हैं हंदवारा की तरफ। हंदवारा बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है और हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस में से सजाद गनी लोन, मुजफ्फर बेग उनके बाद है। मुजफ्फर बेग बारामूला से लड़ रहे थे, लेकिन सजाद गनी लोन सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन जो नॉर्थ कश्मीर से लड़ रहे थे। और हंदवारा में सजाद गनी लोन बना जो है मोहम्मद रमजान चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। मैं ये सीट सीधे तौर पर अच्छे मार्जिन से सजाद गनी लोन को दे रहा हूं और मुझे लग रहा है कि सजाद गनी लोन अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं ये सीट जो हंदवारा की सीट है। गुलजार साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा और सजाद गनी लोन वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आएगा। और सजाद गनी लोन हंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, नहीं वो तो मानना पड़ेगा, सजाद गनी लोन ने मेडिकल कॉलेज इतना नहीं, बंगस रोड बंगस को एक बहुत बड़ा दर्जा एक शक्ल दी। बिल्कुल। और उसने वहां पर रोड कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत काम किया हंदवाड़ा में। उसने हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत उनकी पहचान बनवाई हंदवाड़ा की। चलिए आगे बढ़ते हैं लंगेट की तरफ। और लंगेट की बात करें तो लंगेट में इंजीनियर रशीद साहब की होम कंस्टिट्यूएंसी, खुर्शीद साहब वहां से लड़ रहे हैं, उनके भाईजान, लेकिन इरफान पंडित पुरी और जुनैद मीर और जमात इस्लामी के एक कैंडिडेट है वहां पे। गुलजार साहब, लंगेट में मैं आपको बता दूं कि लोग कह रहे हैं एक सरप्राइज होगा। ये सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि आखिरी 4 दिनों में जो कैंपेनिंग डेज थे, उन 4 दिनों में क्या देखने को मिला है कि लोगों का रुझान पीसी की ओर बढ़ता हुआ देखा गया। और वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर और एक डायनास्टी है लंगेट में, जिसका शायद उनका एक लड़का कंटेस्ट कर रहा है, जुनैद मीर। हाँ, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एमएलए रहे हैं। वो भी अच्छे खासे एमएलए रहे हैं। वो भी अच्छे खासे वोट लेगा। क्या असर रसूख उसका भी है, वो भी अपना और वो डैमेज करेगा इंजीनियर। बिल्कुल, इंजीनियर को डैमेज करेगा, उसने किया है डैमेज इंजीनियर को। तो यहाँ पर जो आखिरी दिनों में जो रुझान देखा गया है पीसी की ओर, तो मैं ये सीट पीसी के हक में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पीसी और एआईपी को मैं 50-50% कांटे का मुकाबला। बिल्कुल। तो कांटे का मुकाबला लंगेट में होगा। मुझे भी लग रहा है कि ये मुकाबला काफी, और ये बड़ा, ये सीट जो है इस पे सबकी नजरें हैं। बिल्कुल। इसी सीट पर तो सबसे के असर देखने को मिलेगा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई का असर क्या पड़ा है कश्मीर में। अच्छा। और वो सबसे बड़ी नजर इसलिए है कॉन्स्टिट्यूंसी पर, क्योंकि होम कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका असर देखने को मिलेगा अगर उसने वो सीट जीत ली। अगर नहीं जीती तो वो जायल हो गया, वो सब मिशन ही जो मकसद था उसको रिहा करने का, वो सब जायल हो गया। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का एग्जिट पोल, और आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल के मुताबिक हमने आपको बताया, और सबसे बड़ी जमात यहाँ पे साबित हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कश्मीर में मुझे लग रहा है कि पीडीपी और पीसी जो है, शायद जिस तरह से पीसी की भी सीट्स हैं और ये दोनों जमातें जो है, और पीसी अगर ऐसे ही चलती रही तो शायद ये मुतबादिल भी बन सकता है। बिल्कुल। पीडीपी को ओवरटेक भी कर सकती है। और दोस्तों, आज के एग्जिट पोल में हम कोशिश करते हैं कि आप सबको ये एग्जिट पोल जो है वो पसंद आया होगा, लेकिन आखिरी जो नतीजे हैं
वो 8 तारीख को आएंगे। बिल्कुल। 8 तारीख को हम सुबह से आपके साथ लगातार होंगे और शाम तक हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कहाँ की तरफ सीट जो है वो दिखाई देगी और फाइनल नतीजे वही होंगे। एग्जिट पोल फिलहाल एक कयास आराई होती है, एक मुख्तलिफ जो हमने सर्वेज की होती है, सैम्पल्स किए होते हैं मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज में, उसके मुताबिक हम आपको वो बता देते हैं। इस एग्जिट पोल में हमने आपको बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और गुलजार साहब को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।